हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इनडिटर्मिनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इनडिटर्मिनेंसी ये स्ट्रक्चर सीरीज का अगला नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने स्टेबिलिटी और डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो ला चुका हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडिटर्मिनेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि इनडिटर्मिनेंसी होता क्या है। इनडिटर्मिनेंसी जब हमने इसका क्लास लिया था डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, तो उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ये हम फाइंड कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है और कौन सा इनडिटर्मिनेट है, तो वो फाइंड करने का जो मेथड होता है वो इनडिटर्मिनेंसी कहलाता है। तो इनडिटर्मिनेंसी के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारा मेथड, हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या फिर इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेंसी जो है दो भागों में कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला होता है इनडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, दूसरा होता है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी डीएस से डिनोट किया जाता है और काइनेमेटिक को डीके से डिनोट करेंगे। स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी जो होगा ये सब रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम मतलब कि जैसा कि हमने बताया था कि सपोर्ट किस स्ट्रक्चर पर हमारे पास कौन सा सपोर्ट है। सपोर्ट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि फिक्स सपोर्ट है, कि हिंज सपोर्ट है, कि रोलर सपोर्ट है, कि गाइडेड रोलर स्लाइडर है। तो जैसा सपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका आइडेंटिफाई करके उसके बाद इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी जो होता है ये रिलेटेड टू ज्योमेट्री होता है, यानी कि ज्योमेट्री पर ये बेस्ड होता है। इनडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी जो है इसको डीएस से जिसको डिनोट किया जाता है, ये वो कंपेटिबिलिटी कंडीशन के इक्वल होता है जिसके हेल्प से हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालाइज कर पाते हैं। जैसा कि हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर होता है कि जिसको हम लोग एनालाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू, एंड जो इसके द्वारा एनालाइज नहीं हो पाता उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमें कंपेटिबिलिटी कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है जो कि डीएस के बराबर में होता है। अगर इसके डिफिनीशन हम बताना चाहें तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी दोज स्ट्रक्चर विच कांट बी एनालाइज्ड यूजिंग कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम alone are called indeterminate structure. To analyze these structure, additional condition are required called compatibility condition and which is equal to ds, जो कि ds के बराबर होता है। फ्रेंड्स, जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी है इसको हम दो अलग अलग भागों में कैलकुलेट करते हैं एंड दोनों को जोड़ते हैं, तब हमें फाइंड होता है, तब हमें मिलता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, जिसको ds से डिनोट किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल जिसको डीएसई से डिनोट किया जाता है, इंटरनल जिसको हम लोग डीएसआई से डिनोट किया जाता है। देखिए, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी जो है ये सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड होता है और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन इन एक्सेस टू अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब क्या हुआ कहने का कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी को हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन के थ्रू जाना पड़ता है जिसको RE-3 से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दर्शाया भी है कि DSE RE-3 फॉर 2D केस एंड RE-6 फॉर 3D केस इन केस ऑफ 3D। ये होता क्या है, तो देखिए RE क्या है, RE है रिएक्शन। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट में RE की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। RE क्या है, तो एक्सटर्नल रिएक्शन होता है, वह रिएक्शन जो सपोर्ट रेसिस्ट करता है। जैसे कि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स में 3 रिएक्शन को रेसिस्ट करेगा। कौन कौन, एक इस पर मोमेंट नहीं अप्लाई होने देगा, वर्टिकल फोर्स नहीं अप्लाई होने देगा एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं होने देगा। अप्लाई नहीं होने देना मतलब क्या कि इस पर ये सभी लोड लगता है तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर RE की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, तो RE की वैल्यू हो गई 3। तो DSE हमें फाइंड करने के लिए क्या है, RE-3 और 3 क्या है, तो 3 है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। कौन कौन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स
हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो 3 ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ जाते हैं, जबकि जो कि 2D के केस में होते हैं। अगर 3D के केस की बात करें तो ये इक्वेशन बढ़ के कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। 6 होते हैं कैसे, सभी केस में रोटेशन बढ़ जाता है, उसका मोमेंट पर रोटेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स तीनों जगह पर रोटेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से 3D में ये वैल्यू बढ़ के 6 हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तरीका था हमारे पास DSE फाइंड करने का। एंड DSI जो फाइंड करते हैं ये रिलेटेड टू ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, सपोज कोई स्ट्रक्चर हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर है या फिर ट्रस का स्ट्रक्चर है, तो अगर हमारे पास फ्रेम या ट्रस कैसे है तो ज्योमेट्री कैसे, इसके मेंबर पे, इसके ज्वाइंट पे, ठीक है, और इस पर जो हमारे रिएक्शंस लग रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्री में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, तो m-2j-3 अगर हम बात करते हैं 2D का, और m-3j-6 अगर हम बात करते हैं 3D के लिए। तो इस तरह से हम लोग DSI फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं फॉर ट्रस एंड फॉर फ्रेम। देखिए पहले हमने बताया कि सभी टाइप के स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि होता है या तो डिटर्मिनेट या तो इनडिटर्मिनेट। तो फ्रेंड्स इस सभी स्ट्रक्चर में 2 टाइप के ही स्ट्रक्चर जनरली आपको देखने को मिलेंगे, या तो वो ट्रस होगा या तो वो फ्रेम स्ट्रक्चर होगा। तो ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग ट्रस कहते हैं या फिर फ्रेम के नाम से जाते हैं। तीसरा टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इन दोनों टाइप का 2 टाइप हो सकता है। एक होगा पिन जॉइंट। देखिए ट्रस अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं दे, अगर ट्रस नहीं है तो ट्रस को देख के समझ कैसे सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा ट्रस का है, कौन सा स्ट्रक्चर हमारा फ्रेम का है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भी मेंबर इनक्लाइंड पोजीशन में अगर जुड़े हुए हों, मतलब कि जो भी मेंबर हमारे, जैसे मेंबर ये है और एक मेंबर है, ये इंक्लाइंड पोजीशन हो गया, AB कोई मेंबर है और BC दूसरी मेंबर है, दोनों क्या है इंक्लाइंड पोजीशन में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे पोजीशन में कोई भी मेंबर जुड़े हुए हो तो वो हमारा ट्रस का एग्जाम्पल होगा। ओके, एंड फ्रेम का एग्जांपल कौन सा होगा, जो भी मेंबर हमारा फ्रेम के स्ट्रक्चर का होगा, इस टाइप का कुछ होगा, यानी कि वर्टिकल फ्रेम में होगा, इंक्लाइंड नहीं होगा, तो उसको हम लोग फ्रेम के स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। अब पिन ज्वाइंट डिनोट किया जाता है ट्रस के केस के लिए, रिजिड ज्वाइंट डिनोट किया जाता है फ्रेम के केस के लिए। और प्लेन फ्रेम, देखिए पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम लिखा है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है क्या है, ये 2D है। और स्पेस फ्रेम डिनोट करेगा किसको, 3D के लिए। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पिन ज्वाइंट स्पेस फ्रेम के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा गया तो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाता है एंड उसमें पूछा जाता है कि फाइंड DS एंड DK, उसको DS और DK आपको फाइंड करना पड़ता है। सिमिलरली फ्रेम के केस में भी रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम की चर्चा की जाती है कि इसकी फार्मूला क्या होगा या फिर इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू। अभी मैंने बताया DS के बारे में, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी बारे में, जिसको हम लोग DK से डिनोट किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें क्लियरली समझ में आ सकता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं एक एग्जाम्पल पर, जो कि सिंपल हमारे पास एग्जांपल है। तो आप लोग पहले हमें कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके हमें ये बताएं कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा, फ्रेम का होगा कि ट्रस का होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास किसका है, तो ये ट्रस का एक स्ट्रक्चर है, फ्रेम नहीं है। क्यों फ्रेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर जो है इंक्लाइंड पोजीशन में जुड़े हुए हैं। देखिए ये वर्टिकल में भी है, इंक्लाइंड में भी है, तो हम लोग इंक्लाइंड आ गया तो उसको हम लोग ट्रस में ही कैलकुलेट करेंगे कि ट्रस का ही ये स्ट्रक्चर है। अब बताइए फ्रेंड 2D का है कि 3D का है, तो सामने से हमें 2D में दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, 2D का है। तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं, ट्रस के लिए पिन जॉइंट, यानी कि पिन जॉइंट और प्लेन फ्रेम किसके लिए यूज करते हैं, 2D के लिए। स्पेस किसके लिए यूज करेंगे, 3D के लिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम। और पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम का हमारे पास क्या था फॉर्मूला, जिसको हम लोग यूज करते थे, m+re-2j। तो देखिए पहले हमने फर्स्ट अप्रोच इसका निकाला हुआ है। अगर अलग अलग हम निकालें DSE, तो DSE क्या होगा, पहले 2D के लिए re-3, re की वैल्यू यहाँ पर 4 है। कैसे 4 है ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट है, दोनों हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे हमने क्या बताया था कि हिंज सपोर्ट जहाँ होता है RE की वैल्यू वहाँ पर कितनी होती है,
आर ई की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है। क्यों 2 होती है? क्योंकि ये दो फोर्स को रेसिस्ट करता है, वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल को। तो जहाँ भी आर ई होगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 मिलके कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आर ई की वैल्यू 4 हो गई और 3 यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, तो 3 में से 3 इसमें घटाएंगे तो 1 डी एस ई मिल गया। और डी एस आई एम माइनस 2j माइनस 3। अब एम यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कि एम कितना है। तो टोटल एम की वैल्यू यहाँ पर 13 देखने को मिलती है। कैसे 13 आएगी वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मेंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। टोटल 13 मेंबर हमारे पास में है। तो मेंबर आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं। अगर हम ज्वाइंट काउंट करना चाहें तो ज्वाइंट मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल 7 ज्वाइंट है। फ्रेंड्स ये ज्वाइंट नहीं होगा, ये ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये दोनों ज्वाइंट काउंट नहीं होते हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो आ गया वैल्यू 2, यानी कि टोटल डीएस की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3। अगर हम सेकंड अप्रोच लगाते हैं यानी कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं एम प्लस आर ई माइनस 2j, तो वहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वैल्यू सेम मिलता है 3, यानी कि डीएस की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो क्या ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा कि इनडिटर्मिनेट होगा? तो इसके लिए हमने डिटर्मिनेंसी वाले जो हमने लेक्चर बताया, क्लास बताया था, वहाँ पर जाना पड़ेगा कि डीएस की वैल्यू कितना होगा, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं डीएस में क्या क्या था। देखिए डीएस की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो वो डिटर्मिनेट और स्टेबल होता है। डीएस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमारी डीएस कितने आ रहे थे वहाँ पर 3 आ रही थी, तो ग्रेटर देन 0 था तो वो इनडिटर्मिनेट होगा लेकिन वो स्टेबल होगा। लेकिन डीएस की वैल्यू 0 से कम आती है, नेगेटिव आ जाती है, तो वो इनडिटर्मिनेट भी होगा और अनस्टेबल भी होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों केस को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेट होगा लेकिन स्टेबिलिटी अपना बनाए रखता है, इसलिए उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएस की वैल्यू ये याद रखेंगे कि, और इससे हमको पता चलता है कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने न्यूमेरिकल वापस। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो वैसे ही ये सेकंड एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये खुद से आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या है, 2D में है, देखने में 2D लग रहा है, 2D है, तो 2D है, कौन सा है, ट्रस है। ट्रस है मतलब पिन ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम कह सकते हैं, पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम। याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, एम प्लस आर ई माइनस 2j टोटल था। तो यहाँ पर मेंबर काउंट कर लेंगे, यहाँ पर ज्वाइंट काउंट कर लेंगे। फर्स्ट अप्रोच हमने लगाया कि डी एस सी इज इक्वल टू आर ई माइनस 3। आर ई की वैल्यू कितनी होगी, हिंज तीनों जगह पर हिंज है, तो 2 इसका और 2 इसका, 2 3 मिलकर 6 हो गए। आर ई की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर डी एस सी निकाले तो हमको 3 माइनस 6 माइनस 3 किया तो 3 बच गया। लेकिन जब हमको इंटरनल निकलना हुआ तो m माइनस 2j माइनस 3 हम यूज किएंगे। m हमारे कितना है 7 है। 7 कैसे m आएगा, m हमारे पास 7 कैसे आएगा, तो m को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल हमारे पास m कितने हो गए 7 मेंबर हो गए यहाँ पर। और हमारे पास ज्वाइंट कितने हो गए, तो ज्वाइंट के लिए देखिए 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यहाँ पर बीच में ये ज्वाइंट होगा, यहाँ पर ये बीच में ज्वाइंट इसको काउंट करेंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 5 ज्वाइंट है। देखिए ज्वाइंट इसलिए काउंट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि तीनों मेंबर अलग अलग काउंट हो रहे हैं। अगर इसको ज्वाइंट नहीं काउंट करते तो ये मेंबर हमारा आइसोलेटेड हो जाता, यानी कि एक ही मेंबर फिर काउंट हो पाता वहाँ से, इसलिए ज्वाइंट इसको काउंट करना पड़ेगा। तो इसके हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो 3 और यहाँ 0 होते हैं, यानी कि टोटल मिलकर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। दोनों को जोड़ दिए तो 3 आ गई। सेकंड अप्रोच यानी डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई किए तो फिर भी हमारे पास वैल्यू 3 आ गई, यानी कि भी क्या आ गई, डीएस की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गई, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया इनडिटर्मिनेट लेकिन स्टेबल होगा। तो इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स तीसरा एग्जाम्पल ये है, ये व्यू है 3D का, 3D व्यू में है और यहाँ पर सपोर्ट दिए हुए हैं। सपोर्ट्स यहाँ पर है, फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर रोलर है। देखिए हमने जो बताया था कि फिक्स के लिए वैल्यू 3 था आर ई का इन केस ऑफ 2D, लेकिन जब हम इन केस ऑफ 3D आते हैं तो ये वैल्यू बढ़ के 6 हो जाता है। हमने बताया था हिंज के लिए 2 वैल्यू, आर ई की वैल्यू 2 किस में 2D में बताया था, लेकिन यहाँ पर हिंज सपोर्ट है और ये 3D में है, तो 3D में इसकी वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। रोलर का कोई डिपेंड नहीं करता, रोलर दोनों में सेम होता है, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो। तो यहाँ पर टोटल आर ई की वैल्यू अगर हम काउंट करें तो 6 एंड 6 12 और 3 15 और 1 16, तो टोटल आर ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 16 आ जाती है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया 3D का स्ट्रक्चर। और 3D में कौन सा है, ट्रस है कि फ्रेम है,
यहाँ पर इंक्लाइन मेंबर नहीं देखने को मिल रहा है कहीं पर। ये कौन सा है, फ्रेम का स्ट्रक्चर है, तो 3D फ्रेम हो गया। 3D फ्रेम को क्या लिख सकते हैं, फ्रेम के लिए रिजिड जॉइंट शब्द यूज करते हैं, और फ्रेम है तो फ्रेम, तो रिजिड जॉइंट और स्पेस फ्रेम। स्पेस किसके लिए यूज करेंगे, 3D के लिए। 3D के लिए स्पेस फ्रेम हम लोग वर्ड यूज करेंगे। तो हो जाएगा आपके पास क्या, ये रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम। तो उसके लिए हम लोग पूरा फार्मूला यूज करेंगे कि जनरल लोडिंग हमारे DSE यूज करेंगे, तो RE-6 हो गया। 3D के केस में RE-6 हो जाता है, तो DSE की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ओके फ्रेंड्स, देखिए फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे कि सिंस ऑल रिएक्शंस आर नॉन पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट एंड गिवन फ्रेम इज स्टेबल एंड इनडिटरमिनेट टू 10th डिग्री। देखिए ये स्ट्रक्चर हमारी इनडिटरमिनेट है, हमने यहाँ पर DSI नहीं निकाला है। फ्रेंड्स आप खुद से DSI कैलकुलेट करेंगे, DSI की वैल्यू कितनी आ रही है, और हमें कमेंट करेंगे कि यहाँ पर DSI कितनी आ रही है। फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटरमिनेट होगा, ये तो हमने बता दिया है। यहाँ पर DSI फाइंड नहीं किया गया, आप DSI खुद से फाइंड करेंगे और हमें कमेंट जरूर करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ DSI। आपको फार्मूला पता है कि कैसे DSI हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये रहा टोटल फार्मूला। इसके हेल्प से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर का हम लोग DS और DSI DSE सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेम का हो चाहे वो ट्रस का हो। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्राई करें कि कितना इसकी वैल्यू होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, देखिए फ्रेंड्स इसमें इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इंटरनल हिंज का क्या रिलेशन होता है, क्या हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी आप खुद से बनाएंगे, यहाँ भी इंटरनल हिंज है। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे, यहाँ भी इंटरनल हिंज है। तो इंटरनल हिंज का क्वेश्चन यहाँ भी इंटरनल हिंज है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।